तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बोलो? हाँ, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत चालू किए थे। 2 सिद्धांत बताए थे पवन कुमार, याद है? नील्स बोर का 2 सिद्धांत बताए थे। पहला सिद्धांत क्या बताए थे? हाँ, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसमें विकिरण उत्पन्न नहीं करता है। पहला सिद्धांत यही था। और दूसरा सिद्धांत था कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा उसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक गुणज होगा। ये 2 बात बताई थे, 2 बिंदु बताए थे। सुनील कुमार बताए थे ना? अनिकेत कुमार ध्यान दो, 2 बताए थे बोर का 2 सिद्धांत। क्या सब था? पहला, इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमेगा उसमें विकिरण उत्पन्न नहीं करेगा, पहला सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत क्या था? इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वह h/2π का पूर्णांक गुणज होता है। अब देखो, इसका उपयोग करके आज हम लोग क्या निकालेंगे पता है? इलेक्ट्रॉन की मतलब जिस कक्षा में घूमेगा उसका त्रिज्या निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, आज 2 चीज हम लोग करेंगे। बोर के सिद्धांत का उपयोग करके मान लो ये क्या, एक नाभिक है, ठीक है, किसी भी परमाणु का नाभिक है, और हम लोग यहाँ पे मानते हैं, हम लोग हाइड्रोजन परमाणु को स्टडी करेंगे। किसको? हाइड्रोजन परमाणु मतलब H को, हाइड्रोजन परमाणु मतलब H एटम, इसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, नील्स बोर के सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन परमाणु को ही स्टडी करते हैं। समझ गया ना? बड़े परमाणुओं का अध्ययन नहीं करते हैं। बोर का सिद्धांत जो है, ये आगे हम लिखाएंगे भी, ये केवल छोटे परमाणुओं तक सीमित है। ऐसे परमाणुओं तक सीमित है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1। समझ गए? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या मास नंबर भी 1। तो बताओ हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अब बंद कर दो बाबू उसको। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। सब ध्यान दो बाबू, राखी कुमारी, सपना कुमारी, पूजा कुमारी, सब ध्यान दो। राखी कोई नहीं है शायद। इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। समझ गया? न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? पिछले बार बताए थे, A-Z। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? A-Z। A का मतलब क्या है? द्रव्यमान संख्या। Z का मतलब क्या है? परमाणु संख्या। 1 में से 1 को घटाओ। तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर कितना न्यूट्रॉन होता है? 0 न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितना होता है? एक ठो। इलेक्ट्रॉन 1 नहीं, 1 ठो। क्या समझे? हाँ, बिहारी का पहचान है 1 ठो। समझ गया? 1 नहीं बोलते, 1 ठो बोलते हैं। समझ गया? कितना इलेक्ट्रॉन है इसमें? हाँ, ठो या गो, 1 ठो या 1 गो, ऐसे बोलता है। कौन बोलता है ऐसे? बिहारी लोग। ठो या गो लगा के बोलता है, नहीं बोलता है रे? हैं? 1 ठो चाहिए हमको, 1 ठो, है ना? 2 गो दो रे, 2 गो, है ना? ठो या गो। तो इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 1 ठो है। प्रोटॉन कितना? 1 ठो। न्यूट्रॉन 0। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, ये प्रोटॉन जो है ये कहाँ रहेगा? नाभिक के अंदर, है ना? 1 ठो प्रोटॉन है, कहाँ रहेगा? नाभिक के अंदर। 1 गो इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ रहेगा? नाभिक के बाहर चक्कर लगाएगा। मान लो ये इस प्रकार से v स्पीड से चक्कर लगा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस कक्षा में,
तो कक्षा की कुछ त्रिज्या होगी कि नहीं होगी? वृत्तीय पथ है तो इसका क्या होगा? कुछ त्रिज्या होगा। मान लेते हैं त्रिज्या क्या है? r है। इसमें एक प्रोटॉन है और हम लोग मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये nवीं कक्षा में घूम रहा है। किस कक्षा में घूम रहा है? nवीं कक्षा में घूम रहा है ना। इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा, हम बताए थे इलेक्ट्रॉन का जो घर है बाबू परमाणु के अंदर, ये बहुमंजिला इमारत है ना। किसी भी मंजिल पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है ना। हाइड्रोजन जो है अपने पिताजी का एक गो संतान है। हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन होता है एकलौते ना है, एकलौता है बेचारा। अब बहुमंजिला इमारत दे दिया है बाबूजी, तो क्या कहीं पे भी रहेगा? एक गो इलेक्ट्रॉन है, क्या समझे, कोनो मंजिल पे रहेगा। इसके अंदर बहुत मंजिल होता है, हम बताए थे। परमाणु के अंदर जो होता है बाबू बहुत सारा मंजिल होता है। और यदि हाइड्रोजन परमाणु को देखेंगे, एक ठो इलेक्ट्रॉन है, इकलौता संतान है, तो क्या होगा ये? या तो इस मंजिल पे रहे, यह गया पहला मंजिल n बराबर 1, या दूसरी मंजिल में रहे इलेक्ट्रॉन, दूसरी मंजिल मतलब n बराबर 2, या इलेक्ट्रॉन तीसरी मंजिल में रहे n बराबर 3, या चौथी मंजिल में रहे n बराबर 4। किसी भी मंजिल में रह सकता है इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है अभी? nवीं मंजिल पे है या nवीं कक्षा में है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, अब प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज। दोनों में आकर्षण होगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज। तो इन दोनों में क्या होगा? प्लस और माइनस में कूलम बल लगेगा। पहला चैप्टर में कूलम बल पढ़ा होगा तुम लोग। बताओ कूलम बल का फॉर्मूला क्या होता है? दो चार्ज के बीच कितना फोर्स लगता है ना। दो गो चार्ज दे दिया, एगो Q1 एगो चार्ज Q2, दोनों के बीच कितना फोर्स लगता है ना। पहला चैप्टर का पहला ही नियम है ये, तो है ना, कूलम बल। एगो चार्ज है Q1, एगो चार्ज है Q2, और दोनों चार्ज के बीच दूरी मान लेते हैं r। दोनों चार्ज के बीच कितना दूरी है? r। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना बल लगाएगा, जिसको कूलम बल कहते हैं। याद है किसी को सूत्र? बोलो। हाँ है ना। F बराबर क्या होता है निकेत कुमार? मोबाइल टिपना बंद करो। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने में Q1 गुना Q2 बट्टे में r²। इतना बल लगता है कूलम बल। याद रहेगा ना? सपना कुमारी कौन है सपना? हाँ वहाँ। ठीक है। F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q1 गुना Q2 बट्टे r²। कोई दिक्कत नहीं। तो दो चार्ज के बीच में इतना फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q1 गुना Q2 बट्टे r²। यहाँ पे भी दो गो चार्ज है ना, एक है प्रोटॉन एक है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर बराबर चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर क्या होता है? बराबर चार्ज होता है। इस पर भी होता है ई चार्ज मान लेते हैं और इस पर भी ई चार्ज। चलिए ये सब मिटाएंगे, जल्दी से लिखो। ये जो संकल्प है ना बाबू, ये होते रहेगा। अभी जुलाई महीना चल रहा है, पूरा आएगा, अगस्त में लगेगा। अब इस महीना से तो पढ़ना चालू करिए देंगे, लेकिन अगस्त तो बीत जाएगा, फिर आएगा सितंबर। बोला अब तो बात चल करना ही पड़ेगा, अब 4 महीना बचल है ना। जैसे 2-4 दिन पढ़ेगा फिर सितंबरों पार हो जाएगा, फिर आएगा अक्टूबर, बोलेगा है थोड़ा सा दुर्गा पूजा मना लेते हैं, ठीक है, दीपावली कर लेते हैं, उसके बाद चालू करेंगे, वो बीत जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे बाबू दिन बीत जाएगा, आ जाएगा दिसंबर बोलेगा अब तो प्री बोर्ड सब देना है, सेंटअप एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल देना है, क्या समझे, हो गया समय पार। हाँ अब जो होगा परीक्षा में देखेंगे।
देखो अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर क्या लगेगा बाबू? कूलम बल लगेगा। क्या लगेगा बोलो? कूलम बल। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा कि नहीं? मान लेते हैं F फोर्स से खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है और प्रोटॉन के बीच मान लेते हैं F फोर्स लग रहा है, और ये जो F फोर्स ये क्या? कूलम बल है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का कूलम बल क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने, दोनों पे आवेश तो E होता है, तो E गुना E बट्टे त्रिज्या का स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है। अब एगो बात ये है बाबू, ये इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ में घूम रहा है। किस में घूम रहा है बोलो? वृत्तीय पथ में घूम रहा है। और वृत्तीय पथ में घूमने के लिए जरूरी होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, अभिकेंद्रीय बल का, है ना। वृत्तीय पथ में घूमने के लिए कौन सा बल आवश्यक है? वृत्तीय पथ में घूमने के लिए आवश्यक है अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए, वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए अभिकेंद्रीय बल, अंग्रेजी में इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ये आवश्यक है। सेंट्रीपिटल फोर्स आवश्यक है। बिना अभिकेंद्रीय बल का कोई भी वस्तु वृत्तीय पथ पे नहीं घूम सकता है। और ये जो अभिकेंद्रीय बल होता है, इसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। केंद्रीय मतलब केंद्र। इस बल का दिशा जो होता है, अभिकेंद्रीय बल का दिशा, सेंट्रीपिटल फोर्स का दिशा, ये हमेशा सेंटर के तरफ होता है। किसके तरफ होता है बोलो? सेंटर के तरफ। ठीक है। और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/r। F बराबर क्या होता है? mv²/r, है ना। तो अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? mv²/r। अब देखो ये जो बल लग रहा है कूलम बल, ये जो बल है ये क्या है? कूलम बल है। ठीक है, समीकरण 1। और ये जो बल है ये क्या है? अभिकेंद्रीय बल है ना। तो दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय पथ में घूम रहा है, तो ये अभिकेंद्रीय बल और कूलम बल दोनों सेंटर की तरफ लग रहा है, और दोनों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ गया? तो यहां पे बोलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो mv²/r बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने E गुना E²/r²। ठीक है, ये समीकरण 3, इसको लिखेंगे। तो ये सब जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, इससे हमारा उद्देश्य जो है इलेक्ट्रॉन जिस वर्ग में घूम रहा है, जिस कक्षा में घूम रहा है, उसका त्रिज्या निकालना। हम लोग त्रिज्या निकालना चाहते हैं, R का मान निकालना चाहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालना चाहते हैं। ये दो चीज कैलकुलेट करेंगे, दोनों चीज महत्वपूर्ण है ये कैलकुलेशन से। तो हम लोग देखें बाबू, क्या देखें कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वृत्तीय पथ पर प्रोटॉन के चारों ओर या नाभिक के चारों ओर, तो यहाँ दो गो बल लग रहा है। एक गो लग रहा है कूलम बल, वो भी केंद्र के तरफ लगता है, और दूसरा लग रहा है अभिकेंद्रीय बल, वो भी किधर लगता है? केंद्र के तरफ। कूलम बल का फॉर्मूला क्या आया? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने E गुना E/r²। और यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है, उसका मान कितना आया? mv²/r। दोनों बल क्या होगा? बराबर होगा। दोनों को हम लोग यहाँ पे बराबर कर दिए, दोनों ही बल को। mv²/r बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन गुने E गुने E²/r² कर दिए, दोनों बल को बराबर कर दिए। ये एक समीकरण बन गया। ठीक है, हम लोगों का उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉन का R निकालना, और दूसरा हम लोग इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालना चाहते हैं। दो चीज निकालेंगे। दूसरा समीकरण अब कहाँ से आएगा? देखो, अब न्यूटन का बोर का हम लोग दूसरा सिद्धांत यूज करेंगे। बोर का दूसरा सिद्धांत क्या था? कोणीय संवेग जो होता है वह h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है ना। तो
तो बोर का दूसरा सिद्धांत का उपयोग करेंगे। बोर के दूसरे सिद्धांत से या के अनुसार, बोर के दूसरे सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर सेकेंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, MVR इज इक्वल टू NH बट्टे 2 पाई। MVR इज इक्वल टू NH बट्टे 2 पाई कल लिखाए थे बोर का दूसरा सिद्धांत में। पहलवान MVR इज इक्वल टू NH बट्टे 2 पाई। ये हो गया चौथा समीकरण। ठीक है, अब केवल बचा क्या है, देखो समीकरण 3 और समीकरण 4 को हल करना। इसको हम लोग हल कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है हल करना, लेकिन हल करने के बाद जो आंसर आता है हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या समझे? इस दोनों को हल करेंगे तो हम लोगों को यहाँ कैपिटल R दो, R का मान आ जाएगा और V का मान, दोनों मान आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 एवं 4 को हल करने पर R का मान पता है क्या आता है? यहाँ पे बहुत सारा चीज कांस्टेंट है। इन दोनों में देखेंगे H जो है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का ये M क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास, द्रव्यमान, वो भी कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? क्या होता है जी? है कांस्टेंट। उसका मान कितना होता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1। सोचता है कांस्टेंट बोल के काम चला लेते हैं। लोग सोचेगा बुद्धियार है। उसका मान कितना होता है? 9.1 गुना 10 पे पावर -31 kg। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हुआ। तो M का मान हम लोग को ज्ञात है, पता है। H का मान हम लोगों को पता है 6.626 गुने 10 पे पावर -34 जूल गुना सेकेंड। H का मान भी पता है। 2 और पाई का मान भी पता है, पाई का मान 3.14। इसके बाद जो है यहाँ पे भी M का मान पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन O का मान भी पता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन O का मान बोलो जी, 9 गुने 10 पे पावर 9 इतना होता है। ठीक है, इसका मात्रक बोलो तो, इसका मात्रक बोलो कंचन कुमारी। हाँ, तब देखो ये मेरी चेली है। Nm² बटे कूलम स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन O का मान 9 गुने 10 पे पावर 9 Nm² बटे कूलम स्क्वायर। और यहाँ E है, E का मान भी हम लोग को ज्ञात है, पता है। क्या होता है E का मान? इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है। E जितना भी बाबू कांस्टेंट का मान है, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता ही है। पूछा जा सकता है नहीं, पूछा जाता ही है। क्या समझे? ये सब मान याद रखेंगे, समझ गया। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है E, इसका मान होता है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, ये सभी मान जब हम लोग समीकरण 3 एवं 4 में डालेंगे और दोनों को हल कर लेंगे तो R का मान यहाँ से निकल करके आएगा, पता है कितना? 0.5 गुने n² या 0.5 n², ये आ जाएगा। साधारण सा फॉर्मूला। R का मान कितना निकल के आया? 0.5 n²। और ये जो त्रिज्या आएगा, ये आएगा एंगस्ट्रॉम में। किस में आएगा? A के ऊपर बिंदु दे दिए, इसका मतलब होता है एंगस्ट्रॉम।
तो देखो हम लोगों को जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एनवी कक्षा में, उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला आ गया, आर का फॉर्मूला आ गया। क्या है आर का फॉर्मूला? 0.5 n स्क्वायर। ये जो है इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। इसका क्या मतलब होता है? ये दूरी का एक मात्रक है ना। एंगस्ट्रॉम क्या है? इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। ये दूरी का या छोटी दूरियों को मापने का एक मात्रक है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। छोटी दूरियों को मापने का एक और मात्रक है nm। nm मतलब होता है नैनोमीटर। nm का मतलब क्या होता है? ये सब छोटी दूरियों को मापने का जो है मात्रक है नैनोमीटर। और एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁻9 मीटर। बुझ गया? ये सब छोटी दूरियों को मापने का 2 गो मात्रक है। वैसे एक वो चीज और पढ़ेंगे जब नाभिक चैप्टर पढ़ेंगे, फेम्टोमीटर, है ना। एक फेम्टोमीटर FM, ठीक है ना। जब हम लोग नाभिक चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद तो उसमें फेम्टोमीटर में नापेंगे। FM का मतलब फेम्टोमीटर। एक फेम्टोमीटर में कितना मीटर? 10⁻⁻15 मीटर। एक फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो ये सब मात्रक भी हम लोग को याद रखना है। याद रखेगा ना? एक फेम्टोमीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ये सब मात्रक भी हम लोगों को याद रखना है। तो FM का मतलब F से फेम्टो, M से मीटर, फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर होता है। NM का मतलब नैनोमीटर। तो एक नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। और एक के ऊपर बिंदु से दिखाते हैं एंगस्ट्रॉम को। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इन सब मात्रकों का उपयोग कहाँ पर होता है? छोटी दूरियों को नापने में। जैसे बड़ा दूरी नापना है तो हम लोग किलोमीटर में नापते हैं। यहाँ से पटना तक का दूरी नापना है, सहरसा तक का दूरी नापना है, किस में नापते हैं? किलोमीटर में। यहाँ से सहरसा का दूरी कितना होगा? 80 किलोमीटर होगा। यहाँ से दरभंगा का दूरी कितना होगा? 110 किलोमीटर। यहाँ से पटना का दूरी कितना होगा? 240-50 किलोमीटर, है कि नहीं? उसी प्रकार से हम लोग परमाणु या नाभिक का जो त्रिज्या सब नापते हैं वो नापते हैं एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में या फिर फेम्टोमीटर में। कोई दिक्कत नहीं ना? ये नहीं तुम बोलेगा यहाँ से गढ़िया का दूरी बताइए, बोलेगा इतना फेम्टोमीटर। यहाँ से गढ़िया का दूरी कितना फेम्टोमीटर होगा? अरे बाबू गढ़िया वाला बताओ कितना फेम्टोमीटर यहाँ से गढ़िया है? 7-8 किलोमीटर। उसको फेम्टोमीटर में बदलो। है 1 लाख फेम्टोमीटर। तुम सोच भी नहीं सकता है इतना फेम्टोमीटर होगा। फेम्टोमीटर इतना छोटा दूरी है कि यहाँ से गढ़िया का दूरी इतना ज़्यादा फेम्टोमीटर होगा कि तुम लिख नहीं सकते हैं। कल नाप के आएगा। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु हम लोग स्टडी कर रहे हैं। किसको स्टडी कर रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु में यदि हम लोग पहली कक्षा ले लें, n बराबर 1 ले लें, हाइड्रोजन परमाणु का पहली कक्षा ले लेते हैं, पहला मंजिल ले लेते हैं, तो पहले मंजिल के लिए n का मान क्या होगा? 1 होगा। पहली मंजिल के लिए n का मान क्या होगा? बोलो 1 होगा। ठीक है, पहली मंजिल के लिए n का मान क्या होगा? 1 होगा। पहली मंजिल के लिए n का मान 1 हो गया, तो r का मान क्या हो जाएगा? पहली मंजिल के लिए r का मान, n का मान 1 रख देंगे तो r का मान क्या हो गया? 0.5 एंगस्ट्रॉम, या r का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। समझ गया? ये जो त्रिज्या है इसको हम लोग बोर त्रिज्या कहते हैं। इस त्रिज्या को क्या कहते हैं? इस त्रिज्या को
इसको R के नीचे 0 से दिखाते हैं, R0, ठीक है ना, R0 से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बोर त्रिज्या। परीक्षा में बोलेगा बोर त्रिज्या का मान बताइए, तो बोर त्रिज्या का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है ना। बोर त्रिज्या का मान 0.5 एंगस्ट्रॉम। बोलेगा बोर त्रिज्या क्या होता है, तो बोलेंगे हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा है उसकी त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन परमाणु की जो पहली कक्षा है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहते हैं। समझ गया। तो बोर त्रिज्या किसे कहते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या को क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहते हैं। याद रहेगा, बोर त्रिज्या किसको कहते हैं, हाँ है बोर कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहते हैं। ठीक है। और बोर त्रिज्या को हम लोग R के नीचे R0 से सूचित करते हैं, और इसका मान कितना होता है 0.5 एंगस्ट्रॉम या 0.5 गुने 10⁻⁻10 मीटर। बुझ गया, ये बोर त्रिज्या है, लिख लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा की त्रिज्या को क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहते हैं। बोर त्रिज्या का मान कितना होता है 0.5 एंगस्ट्रॉम या 0.5 गुने 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रहेगा ना बोर त्रिज्या। अब चलिए हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा पे चर्चा कर लेते हैं। बिना ऊर्जा के कोई कार्य होता है जीवन में। हम लोग आते हैं इतना दूर से पढ़ने के लिए, हम पढ़ाते हैं, तुम लोग पढ़ता है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए कि नहीं। हम लोगों को ऊर्जा किस चीज से मिलता है, भोजन खा करके। और भोजन कौन उगाता है, किसान उगाते हैं, ठीक है ना। तुम में से बहुत लोग होंगे किसान परिवार से, गणेश भी है किसान परिवार से, है ना, खुद खेती करता है। क्या समझे। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इतना मेहनत कर रहा है बाबू परमाणु के अंदर, इतना नाच रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, परमाणु के अंदर नाची ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो उसको भी ऊर्जा चाहिए कि नहीं, ऊर्जा चाहिए। बिना ऊर्जा के नाच पाएगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, देखो। इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रकार की ऊर्जा होगी, एक गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थितिज ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो होगी वो होगी गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन का जो टोटल एनर्जी होगा वो बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी जोड़ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो स्थितिज ऊर्जा का क्या सूत्र होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, तो दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। पहला चैप्टर में पढ़ा होगा। दो आवेशों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसका सूत्र क्या होता है, यहां साइड में लिख देते हैं। दो आवेशों के बीच स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/4πε0 गुने Q1 गुना Q2 बट्टे में R। जो कूलम बल होता है ना बाबू, एकदम वैसे सूत्र है स्थितिज ऊर्जा का भी। खाली कूलम बल में क्या था, बट्टे में R², और स्थितिज ऊर्जा के बट्टे में R, केवल इतना ही अंतर है। तो कूलम बल का सूत्र जो था और स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है दोनों सेम है। कूलम बल के बट्टे में क्या था R², और स्थितिज ऊर्जा के बट्टे में क्या है, केवल R। तो यहाँ जो स्थितिज ऊर्जा होगा ये होगा 1/4πε0 गुने Q1 गुना Q2 बट्टे R। जब सारा मान इसमें डालेंगे, R का मान डालेंगे, V का मान डालेंगे, तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वही हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो आती है वो आती है माइनस में 13.6 बट्टे में n²।
इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी आती है? -13.6 बटे n स्क्वायर EV। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV का मतलब ये भी ऊर्जा का एक मात्रक है, ये भी ऊर्जा का क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है बोलो? -13.6 बट्टे में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो कुल ऊर्जा है ये माइनस में आया है। कुछ लोग माइनस लिखबे नहीं करेगा, खाली सोचेगा सर जी भूल से डंटा दे दिए हैं। नहीं, माइनस है, -13.6 बट्टे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गया? तो इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा किस में आई है? माइनस में आई है। और EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है? 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही।